साथ बदलते भारत की शान। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा। अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा, आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 10 मार्च को नई दिल्ली में बांस क्षेत्र के विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का करेंगे उद्घाटन। कल से 2 दिवसीय बांस प्रदर्शनी का होगा आरंभ। बांस की विभिन्न नवीन, आधुनिक और पारंपरिक उपयोगिता को किया जाएगा प्रदर्शित। बेमौसम बारिश की वजह से परेशान किसानों को मदद देने की महाराष्ट्र सरकार की घोषणा। आबकारी मंत्री शंभूराज देसाई ने कहा कि नुकसान हुए खेतों का पंचनामा हुआ शुरू। नुकसान की जानकारी के अनुसार सरकार करेगी मदद। पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। देश भर में महिला दिवस के मौके पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं आयोजित। कृषि क्षेत्र में भी कारनामे अंजाम दे रही हैं महिलाएं। होली के रंग में सराबोर हुआ पूरा देश। बच्चों से लेकर बुजुर्ग सभी मना रहे हैं रंगों का त्योहार। हर्बल रंग भी लोगों को खूब आ रहे हैं पसंद। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी होली की शुभकामनाएं। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए अब विस्तार से खबरों पर नजर डालते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने बेमौसम बारिश की वजह से परेशान किसानों को मदद देने की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार में आबकारी मंत्री शंभूराज देसाई ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस बारे में सभी विभागों को सूचना दी है। उन्होंने कहा कि नुकसान हुए खेतों का पंचनामा शुरू हो चुका है। शंभूराज देसाई ने कहा कि जल्द से जल्द नुकसान की जानकारी सरकार को प्राप्त होगी और सरकार मदद भी करेगी।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 10 मार्च को नई दिल्ली में बांस क्षेत्र के विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय बांस प्रदर्शनी 9 मार्च यानी कल शुरू होगी। इससे बांस की विभिन्न नवीन, आधुनिक और पारंपरिक उपयोगिताओं को प्रदर्शित किया जाएगा। लोगों को मंत्रमुग्ध करने के लिए बड़ी संख्या में उद्यमी और कारीगर प्रदर्शनी में शामिल होने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, इन्वेस्ट इंडिया और केरल राज्य बांस मिशन के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। बांस पर राष्ट्रीय कार्यशाला में कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे और कैलाश चौधरी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। कार्यशाला का उद्देश्य सतत विकास और आर्थिक विकास के लिए उद्योग को बदलने की दिशा में सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करके और विशेषज्ञ सुझावों की खोज करके भारत के बांस क्षेत्र के विकास का मार्ग प्रशस्त करना है। किसानों, पारंपरिक कारीगरों, शिल्प कुशल युवाओं, डिजाइनरों, उद्यमियों और निवेशकों सहित देश भर के लाखों लोगों को लाभान्वित करने के लिए बांस अर्थव्यवस्था को तैयार करने के प्रयासों की निरंतरता के रूप में इस आयोजन को कृषि मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है। मंत्रालय ने पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों के सहयोग के लिए एक विवेकपूर्ण वातावरण बनाने के लिए राष्ट्रीय परामर्श और वेबिनार की एक श्रृंखला का आयोजन किया है। वन अधिनियम संशोधन के बाद 2018 के दौरान राष्ट्रीय बांस मिशन NBM का पुनर्गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य एक समग्र मूल्य श्रृंखला विकास रणनीति अपनाकर इसके दायरे का विस्तार करना और इसके प्रभाव को बढ़ावा देना है। 2 दिवसीय बांस प्रदर्शनी में विभिन्न राज्यों के उत्पादों, विभिन्न उद्योगों के उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा, लेकिन ये प्रदर्शनी इन्हीं उत्पादों के प्रदर्शन तक ही सीमित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पूरी दुनिया में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। दुनिया के साथ साथ देश भर में इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से संबंधित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय डिजिट ऑल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी विषय के अंतर्गत उन महिलाओं और लड़कियों को मान्यता प्रदान करना है जो परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी और डिजिटल शिक्षा की उन्नति का समर्थन कर रही हैं। कृषि क्षेत्र में भी महिलाएं कारनामे अंजाम दे रही हैं। इसका जीवंत उदाहरण है कृषि क्षेत्र में जीरो से हीरो बनी महिला उद्यमी कृष्णा गोवर्धन यादव, जिन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में इससे प्रशिक्षण लेकर न केवल स्वरोजगार किया, बल्कि आज एक सफल उद्यमी बनकर अन्य महिलाओं को रोजगार देकर उन्हें आत्मनिर्भर भी बना रही हैं। कृष्णा को इस उपलब्धि के लिए भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से पुरस्कार भी मिल चुका है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कृष्णा गोवर्धन यादव से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। अभी हमारे साथ कृषि क्षेत्र में उद्यमशील महिला कृष्णा मौजूद है, जिन्होंने जीरो से हीरो बनने का न केवल कीर्तिमान स्थापित किया है, बल्कि कृषि क्षेत्र में एक उद्यमशील महिला बनकर समाज और राष्ट्र के लिए अपना योगदान दे रही है। आइए बात करते हैं कृष्णा जी से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप नारी शक्ति की जो प्रतीक आदि आबादी है, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं जी ये कहना चाहूँगी, एक तो ये कहना चाहूँगी कोई काम छोटा बड़ा ना होता। हम जब मैंने खेती से शुरू करा था, खेती में 5 किलो मैंने सब्जी से शुरू करा था, 5 किलो अचार बनाया हमने खेती में। वो बोया, जैसे गोभी बोली, गाजर बोली, वो हमारी खराब जा रही थी, तो मैंने इसकी ट्रेनिंग ली पूसा संस्थान से। और आज जैसे कि जीरो से हीरो बता रहे हैं, मैंने 5 किलो से काम शुरू करा और आज मेरे देख रहे हो इतनी बड़ी कंपनी है बनी हुई। तो मैं सारे काम करती हूँ। पहले जैसे मैं अकेली करती थी, मेरे घर में मैं अकेली नहीं शुरू करा था, और आज मेरे साथ मतलब हजारों महिलाएं काम कर रही हैं। और जहाँ ट्रेनिंग होती है, जैसे अभी हमारे पूसा संस्थान से बस भर के गई ट्रेनिंग के लिए, तो हमने उनको प्रैक्टिकल भी करके बताया। महिलाएं आज यहाँ आई हुई हैं, सब बोलते हैं हम तो, हमारे तो आप गुरु हो, तो ये बहुत सुन के बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी महिलाएं आपके साथ काम में भी जुड़ी है, कुछ महिलाएं आपके साथ खड़ी भी हैं। आपको यहाँ काम मिला है, रोजगार मिला गया है, कितना फायदा आपको हो रहा है? सर मेरी फैमिली का खर्चा हो रहा है जो मैम मुझे देती हैं, और अच्छा लगता है मैम के साथ काम करना। कितना अच्छा लगता है यहाँ महिलाओं के साथ महिलाएं मिलकर काम करती हैं? यहाँ पे सर सब कुछ फैमिली जैसा ही है, कोई भी ऐसा नहीं है कि वर्कर काम कर रहे हैं तो उनके साथ में अलग मतलब बिहेवियर है, या अपने फैमिली जैसा है बिल्कुल। कैसे कैसे आपको यहाँ फायदा होता काम करने में महिलाओं के साथ? खूब होता फायदा हमें, हर समय से तनख्वाह मिल जाती है, हर समय से सब कुछ खर्चा मिल जाता है, जैसे जाते वैसे मैडम पर दे देती है समय से।
तो देखा आपने, महिलाओं को न केवल सशक्त और मजबूत बनाया जा रहा है बल्कि उनकी आजीविका सुनिश्चित करने के काम भी कृष्णा कर रही है। अभी इनकी भूमिका कैसे आगे बढ़ी, इसमें इनके पति का कितना योगदान है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। आपने पत्नी को आगे बढ़ाया। अक्सर महिलाएं घर में रहती है, रोटी और चूल्हा चौका से आगे नहीं निकलती, लेकिन आपने इसको एक गाँव से निकालकर शहर और शहर से निकालकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में आगे बढ़ाने में योगदान दिया। आप क्या कहना चाहेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं यही कहना चाहूँगा, जब हम खेत में काम करते थे दोनों, तो ये मेरे साथ खेत में काम करती थी और मैं जब हमारी सब्जियां नहीं बिकी, मार्केट ले गए, बहुत कम दाम मिले, तो ये दूरदर्शन का प्रोग्राम देख रही थी और उसमें कृषि दर्शन के पहले चित्रहार आता था। उस समय बता रहे थे किसान भाई अपने सब्जियों का ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं। तो इनके दिमाग में आया, देखो जी दूरदर्शन में प्रोग्राम आ रहा है ये, और मेरे को भी कहीं इसकी ट्रेनिंग हो रही हो तो मेरे को ट्रेनिंग करा दो। हमने पूसा संस्थान से इनको ट्रेनिंग कराया, अचार, मुरब्बे, जूस, शरबत, पूसा फ्रूट ड्रिंक बगैर केमिकल का बनाना सिखाया उन्होंने। उसमें कोई कलर नहीं, कोई केमिकल नहीं। और इनके नाम से कंपनी मैंने इसलिए बनाई क्योंकि ये घर में बच्चों को तैयार करना, रोटी बनाना, ये बाहर नहीं निकलती थी, पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी। तो जब इनको कहीं बाहर जाएंगी, देखेंगी तो और मेरे को अच्छा लगेगा। आज इनको नारी शक्ति पुरस्कार तक मिल गया है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और मैं देश में ये महिला दिवस के मौके पे सभी बहनों को मैं यही कहना चाहूँगा, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, उसको लगन और मेहनत से करें। देखा आपने एक अनपढ़ महिला किस तरह आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनकर राष्ट्र और विकास में अपना न केवल योगदान दे रही है बल्कि अन्य महिलाओं को रोजगार देकर नारी शक्ति की प्रतीक बनकर समाज और राष्ट्र के लिए एक आदर्श नारी का प्रतिरूप भी साबित हो रही है। मेरे सहयोगी कैमरामैन कृष्ण के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। सिक्किम राज्य में सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व की चांगू झील को स्वच्छ रखने का बीड़ा वहां के स्थानीय निवासी बड़े ही शानदार ढंग से निभा रहे हैं। अपने अथक प्रयासों से उन्होंने इस ग्लेशियर लेक का रंग रूप ही बदल डाला है। सिक्किम की चांगू झील के पर्यावरणीय पहलू पर देखते हैं हमारे संवाददाता ऋषि कुमार की इस खास रिपोर्ट में। चांगू झील में आपका स्वागत है, कृपया गंदगी ना करें, यही मूल मंत्र है सिक्किम की इस चांगू झील का, जो सिक्किम के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। 12,406 फीट की ऊंचाई पर स्थित हिमाच्छादित झील को स्थानीय लोग पवित्र मानते हैं। क्योंकि पर्यटकों की भारी आमद सिक्किम की आर्द्र भूमि में बड़े पैमाने पर प्रदूषण का कारण बन रही थी, इसलिए आसपास के स्थानीय लोग आज इस झील के संरक्षण में बढ़ चढ़कर शामिल होते हैं और पर्यटकों के जाने के बाद हर रोज ग्रामीण इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि गंदगी का कहीं भी नामो निशान न रहे। पवित्र लेक है, इसको साफ सफाई रखना है। तो साफ सफाई नहीं रखने से फायदा नहीं है ना। तो कुछ सफाई करो तो दुनिया को सभी को अच्छा रहेगा, देखने के लिए टूरिस्ट लोग का भी अच्छा देखेगा, है ना, हमारे के लिए भी शांति हो जाए ना। स्थानीय ग्रामीणों के इन्हीं प्रयासों से चांगू पोखरी संरक्षण समिति के नेतृत्व में आज पर्यावरणीय संरक्षण की शानदार इबारत लिखी जा चुकी है। यहाँ का जो कमेटी है, हम लोग मिल के साफ सफाई करना पड़ता है और सब टूरिस्ट लोग जब वापस हो जाता है तो हम लोग मिल के साफ सफाई करके रखते हैं। बहुत समय पहले इस स्थान पर कोई झील नहीं थी, लेकिन अचानक एक भौगोलिक घटना के बाद यहाँ एक शानदार झील अस्तित्व में आई और आज इसी झील के शानदार नजारों को देखने सैकड़ों पर्यटक यहाँ आते हैं। अभी यहाँ पे जो टूरिस्ट आता है उसका वजह से मेरा गाड़ी चलता है, मेरा बिजनेस चलता है, और टूरिस्ट नहीं आएगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। हम टूरिस्ट को नमस्ते करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छा से उन लोग को देन देते हैं और देन दे के घुमाते हैं। एक तो ये क्योंकि एक होली लेक कंसिडर किया जाता है, तो होली सिर्फ नाम से नहीं होगा ना, एक आदमी को होली जो भी चीज़ है उसको रिस्पेक्ट भी करना पड़ेगा। तो लोग वही करते, रिस्पेक्ट करते, इसीलिए साफी इधर। इस क्षेत्र में उच्च ऊंचाई और कठोर जलवायु कृषि को ज्यादातर इलाकों के लिए अनुपयुक्त बनाती है। स्थानीय आबादी, जिसमें मुख्य रूप से शेरपा, लेपचा और भूटिया जैसे समुदाय शामिल हैं, अपनी आजीविका के लिए लगभग पूरी तरीके से चांगू झील की पर्यावरण और पर्यटन क्षमता पर निर्भर हैं। सिक्किम की पवित्र लेक चांगू नाथुला राजमार्ग पर नाथुला से कुछ दूरी पर ही है। एक ओर
इस झील का पर्यटन के दृष्टिकोण से खास महत्व है, वहीं पर्यावरण के लिए यह झील बेहद महत्वपूर्ण है। इस झील की पवित्रता और स्वच्छता यहाँ के स्थानीय गांव के लोग हर हाल में सुनिश्चित करना चाहते हैं और करते भी हैं, और इसके लिए उन्होंने समितियां बनाकर यह बात सुनिश्चित की है कि हर समय कोई न कोई इसकी स्वच्छता और पवित्रता के लिए काम करता रहे। कैमरामैन आलोक के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, छांगो लेक, नाथुला राजमार्ग। और आइए अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धनिये की आवक सामान्य बनी हुई है। हालांकि मंगलवार को कुछ ही मंडियों में धनिया बिकवाली के लिए पहुंचा। भाव की बात करें तो बक्सारा मंडी में धनिये के सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं राजकोट मंडी में भाव नरम रहे, जबकि पुणे मंडी में इस दौरान धनिये के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की बक्सारा मंडी में धनिये के सौदों में तेजी देखने को मिली। यहाँ 6 मार्च को धनिये का भाव रहा 4,950 रुपए। 7 मार्च को इसके भाव में 1,005 रुपए का भारी उछाल आया और भाव जा पहुंचा 5,955 रुपए पर, जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान धनिये के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। 6 मार्च को यहाँ धनिये का भाव था 6,200 रुपए। 7 मार्च को इसके सौदों में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,150 रुपए पर आ गया। हालांकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धनिये के भाव स्थिर रहे। यहाँ 6 और 7 मार्च को धनिया 14,500 रुपए पर बिका। पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में लगभग 5% से ज्यादा की कमी अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में 8,01,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 8,91,000 टन थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर धनिये की उपज 90,000 टन कम हो सकती है। बता दें कि देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल कमी देखने को मिली है। साल 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 10% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 48,658 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 57,359 टन का रहा था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 8,701 टन घटा है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सामान्य बनी हुई है। हालांकि मंगलवार को कुछ ही मंडियों में सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो मंडियों में सोयाबीन के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। एग मार्केट के मुताबिक कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के भाव कुछ इस प्रकार रहे। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा मंडी में पीली सोयाबीन के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 6 मार्च को पीली सोयाबीन का भाव रहा 5,200 रुपए। 7 मार्च को इसके सौदे 50 रुपए चढ़कर 5,250 रुपए पर हुए, जबकि राज्य की ही बेगमगंज मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ 6 मार्च को सोयाबीन का भाव था 4,950 रुपए। 7 मार्च को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,900 रुपए पर आ गया। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 400.01 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20.38 लाख टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379.63 लाख टन रही थी। वही बात सोयाबीन की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान सोयाबीन की उपज 139.75 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। वहीं बात बुआई की करें तो मौसम अनुकूल होने की वजह से इस साल कुल तिलहनी फसलों की बुआई निर्धारित लक्ष्य से 31.03 लाख हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में हुई है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के लिए रबी तिलहनी फसलों की बुआई 109.84 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि साल 2021-22 में रबी तिलहन 102.36 लाख हेक्टेयर में बोई गई थी। यानी पिछले साल की तुलना में इस साल
तिलहन की बुआई 7.48 लाख हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में हुई है। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की और जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में माणिक साहा ने एक बार फिर से त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 8 और मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने डॉक्टर साहा को आज पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। साहा की नई कैबिनेट में भाजपा के 8 और IPFT के सदस्य को शपथ दिलाई पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने से पहले अगरतला में भव्य रोड शो किया। राजधानी अगरतला में पीएम के काफिले के दोनों तरफ खड़ी जनता ने पीएम का शानदार अभिवादन किया।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों के साथ पुलिस ने कल बारामूला जिले के कुंजेर क्षेत्र में प्रतिबंधित आतंकी गुट लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 2 आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे में 2 AK-47 मैगजीन, लश्कर-ए-तैयबा से संबंधित 20 पोस्टर तथा अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। रक्षा मंत्रालय ने 70 HTT 40 बुनियादी प्रशिक्षक विमान और 3 कैडेट प्रशिक्षक पोत प्राप्त करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। समझौतों के अनुसार 70 HTT 40 प्रशिक्षक विमान की खरीद पर 6,800 करोड़ रुपए की लागत आएगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर होली का जश्न मनाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में होली का त्यौहार मनाया। उन्होंने इस मौके पर अपने संदेश में कहा कि होली का त्यौहार हमेशा इस बात की प्रेरणा देता है कि किसी प्रकार की घृणा, ईर्ष्या अपने मन में किसी के प्रति न रखें। उन्होंने कहा कि इस त्यौहार में न जाति भेद है, न वर्ग भेद है। छोटे बड़े हर वर्ग के लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं। देश भर में G20 की बैठकों का आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में हैदराबाद में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए GPFI की दूसरी बैठक का आयोजन हुआ। G20 देशों के प्रतिनिधियों ने इस मौके पर होली के उत्सव में हिस्सा लिया। ये प्रतिनिधि रंगों के त्योहार होली के रंग में रंगे नजर आए। मथुरा के प्रियकांत जू मंदिर में श्रद्धालुओं ने होली खेली। लोगों की भारी भीड़ एक दूसरे पर बौछार मारकर होली का त्यौहार मनाती हुई नजर आई। इस मौके पर मंदिर में भारी भीड़ देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कल गुवाहाटी के कोइनधारा स्थित गेस्ट हाउस में असम सरकार की कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत योजना आदि पर चर्चा की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को असम के गुवाहाटी पहुंचे। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उन्होंने उनका स्वागत किया। इस दौरान मोदी ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। असम के कामरूप में आज तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.2 रही। भूकंप का अधिकेंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। भूकंप के झटके आज सुबह 3:59 पर महसूस किए गए। भूकंप के कारण जानमाल की किसी तरह के नुकसान की अब तक कोई खबर नहीं है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।